Assalamualaikum. I hope you are doing well. I'm Advocate Nazम उड़ाइच। वो आज हम जो अपना लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लॉज पढ़ रहे हैं, आज उसका चौथा लेक्चर है। और आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि रिकॉर्ड किस चीज का ऑफ राइट्स के किसका हक है, मालिक कौन है। एक जमीन है, उसमें जो है ये जरूरी है कि पता हो हमें कि इसका मालिक कौन है। अगर हमें यही पता ना हो कि ये जो जमीन है इसमें मालिक कौन है, तो डिस्प्यूट अराइज होंगे, लोगों के आपस के झगड़े होंगे कि कोई क्लेम कर देगा ये जमीन मेरी है, कोई दूसरा क्लेम कर देगा कि नहीं ये मेरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रखा जाता है, राइट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी जमीन किस बंदे की है। और पीरियोडिकल रिकॉर्ड क्या होता है कि चूंकि मैनुअली रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर्स पे जो बनाए जाते हैं, तो रजिस्टर आपको पता है उसकी कोई बहुत ज़्यादा मुद्दत नहीं होती। तो इस वजह से भी पीरियोडिकली जो है हर 4 साल बाद रिकॉर्ड्स जो है वो नए सिरे से लिखे जाते हैं। दूसरी इसकी वजह कि आपके जो पास मलकियत है वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आज ये ज़मीन मेरे पास है तो कल को मैं दूसरे को बेच दूं, तो रिकॉर्ड में तो मैं मालिक हूँ। तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि वहाँ पे भी चेंज हो। तो वो पीरियाडिकली फिर जब वो चेंज होता है तो इस तरह नहीं होता कि उस पर लाइन लगा दी जाती है जी कि ये बंदा अब नहीं है मालिक रहा, अब ये दूसरा बन गया। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि वो जो पीरियाडिकली जो है ना वो रजिस्टर नए सिरे से बनेंगे। तो जब नए सिरे से बनेंगे तो उस पे जो है वो फिर नए मालिक का नाम जो है वो लिख दिया जाएगा। तो दूसरी इसकी वजह ये है। तो इसी चीज को आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को पढ़ेंगे सेक्शन 39 में, कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या क्या चीज इंक्लूड होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे। तो एक तो ये है कि हर शैल बी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा। कि स्टेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशंस में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो याद होगी। तो हर जो स्टेट है, हर जो ज़मीन का है उसका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंक्लूड होंगे, या ये जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा जिसको उर्फ़ आम में फ़र्द कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी। तो इसमें सबसे पहले जी लैंड का ओनर कौन है, टेनेंट कौन है, रेंट रिसीवर कौन है, मीन्स के लैंडलॉर्ड कौन है, इन सब की डिटेल उसमें होगी। दूसरा इसमें ये होगा कि इसकी नेचर क्या है, जो लोग इसके साथ अटैच है इस जमीन के साथ, उनकी क्या नेचर क्या है, इस जमीन के साथ उनका रिलेशन क्या है, कि वो मालिक है क्या है, वो सारा कुछ जो है इसमें मेंशन होगा। आगे जो जमीन है उसके पे लैंड रेवेन्यू कितना है, उस पर रेंट कितना है, उस पर रेट कितना है, सेस कितना है, ये सारी चीजें जो है वो भी उसमें शामिल होंगी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। उसके बाद दूसरी चीज कि उस स्टेट से रिलेटेड जितनी भी कस्टम्स हैं और राइट्स हैं वो भी उसमें मेंशन होंगी। कि कस्टम्स क्या होती हैं कि उस जो रेलिवेंट स्टेट है, जो ज़मीन है उसमें जो लोग रहते हैं उनका ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक बामी मशावरत के साथ जो आपस में मामला तय किए होते हैं उनको जो है वो कस्टम्स कहते हैं। तो वहाँ पे क्या रवायात चलती हैं वो भी उसमें मेंशन की जाएगी। उसके बाद मैप ऑफ स्टेट के, उस जो सारी ज़मीन है उसका मैप भी होगा, उसका एक नक्शा भी बना होगा। एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर करेगा या कहेगा कि ये भी इसके साथ जो है वो अटैच करें या उनको भी इसमें मेंशन करें। तो वो, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके पास पावर है कि वो बताएगा कि इन जो ऊपर बताए गए हैं ये तो लाजमी होंगे, इसके अलावा अगर कुछ ऐड करना है तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। आगे सेक्शन 40 है, मेकिंग ऑफ स्पेशल रिवीजन ऑफ
रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जो है वो रिवीजन की जाएगी, तब्दीली की जाएगी। अब वो किन सूरतों में की जाएगी? अगर किसी जमीन का रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है, ठीक है, या उसके रिकॉर्ड में जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है कि उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, तो उन गलतियों को जो दूर करने के लिए, और या अगर मौजूद ही नहीं है तो उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो अ, इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जो है वो चेंजिंग की जा सकती है। और जब ये चेंजिंग की जाएगी तो उसके बाद इसे असल रिकॉर्ड ही तस्वर किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियाडिकल रिकॉर्ड। तो ऊपर हमने पढ़ा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ये होते हैं, इसमें ये लिखा होता है कि इसमें लैंड ओनर कौन है, टेनेंट कौन है, लैंड लॉर्ड कौन है। उसके बाद जो है इसमें उन लोगों की नेचर क्या है इस जमीन के साथ, मतलब उनका रिलेशन क्या है। उसके बाद इसमें जो है वो लैंड रेवेन्यू कितना होगा, रेट कितना होगा, रेंट कितना होगा, ये सारी चीजें जो है इस पे में मेंशन होंगी। उसके बाद जो है वो उसका मैप होगा, ये सारी चीजें जो है ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में है। आगे पीरियाडिकल रिकॉर्ड। पीरियाडिकल रिकॉर्ड वही मैंने आपको बताया कि जैसे ये रिकॉर्ड जो है ये पीरियाडिकली वो चेंज होगा। उसको चेंज करने की वजह मीन्स कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है या जो है उसमें कोई एरर है, तो उसको जो है वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसी पेज पे आप बार बार जो है वो पेंसिल के साथ कट कर दें, जी अब ये चला गया, ये इसने ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी तो इसकी जगह ये नया ओनर आ गया। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि पीरियडिकली हर जो फर्द होता है उसके एंड पे एक कॉलम होता है जिसको कफियत कहते हैं, उसमें लिख दिया जाता है जी ये जमीन इस बंदे से इसको ट्रांसफर हो गया। तो जब पीरियडिकली रिकॉर्ड वो अपडेट होता है तो उसमें जो है फिर वो नया फर्द जारी होता है जिसमें वो जिस बंदे का कफियत में नाम लिखा था, जिसको प्रॉपर्टी मिली थी, वो फिर मालिक के खाने में आ जाता है। तो पीरियडिकल रिकॉर्ड में क्या है कि जो कलेक्टर है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन करेगा, थ्रू नोटिफिकेशन कलेक्टर के जरिए से वो पटवारी से हर स्टेट का पीरियडिकली रिकॉर्ड तैयार करवाएगा। ठीक है। अब ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये सारा काम उसकी डायरेक्शन से होगा। Such addition of record of rights shall be called periodical record. पटवारी shall maintain register of mutation। तो जो पटवारी है वो जो रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन है उसे भी मेंटेन करेगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो भी वो चेंजिंग होगी उसमें अगर वो ट्रांसफर हो गया तो वो म्यूटेशन के रजिस्टर में भी उसको लिखेगा, और जो अपना उसके पास जो एक रोजनामचा होता है वो उसमें भी उस चीज़ को लिखेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट करेगा कलेक्टर को, और कलेक्टर जो है ये सारा काम पटवारी से करवाएगा। आगे सेक्शन 441A है, प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थ्रू नोटिफिकेशन स्पेसिफाई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंप्यूटर एडिशन। कि ये जो ऊपर हमने बात की कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस तरह से रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में सॉरी क्या चीज़ होगी, और पीरियडिकली जो है वो पीरियडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें थी मैनुअल। अब जो है थ्रू अमेंडमेंट अब ये राजी रिकॉर्ड सेंटर्स बन चुके हैं, और ये सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो वो क्या कहते हैं कि इसमें जो है ये अब जो पीरियडिकल रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ये अब कंप्यूटराइज्ड होगा, और इसके लिए ये जो सारी कंडीशंस हैं कंप्यूटराइज्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ये सारे अब कंप्यूटराइज्ड होंगे, और सारे जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के जरिए मेंटेन किए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है अब इस रिकॉर्ड को बनाने का, वो प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 42 मेकिंग ऑफ पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू लैंड ओनर। ये बेसिकली सेक्शन जो है ये डील करता है कि जब एक प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर होगी तो वो किस तरह से ट्रांसफर होगी, उसका तरीका क्या क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो इस सेक्शन 42 में हम यही करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है,
इसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। इसको जो ट्रांसफर होता है उसको एक वर्ड याद रख लें, म्यूटेशन। ऊपर भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी इसको म्यूटेशन कहते हैं, इंतकाल कहते हैं। ये इंतकाल मरने वाला इंतकाल नहीं है, इस इंतकाल से मुराद है ट्रांसफर। एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जब कोई जमीन ट्रांसफर होती है तो उसको जो है वो इंतकाल कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। अब इसमें जो सबसेक्शन 1 है उसमें वो कहता है कि अगर कोई लैंड जो है एक्वायर की गई है बाय इनहेरिटेंस, मतलब विरासत से कोई लैंड एक्वायर की गई है, या मॉर्गेज के जरिए, या गिफ्ट के जरिए, या किसी भी और तरह से आपने वो लैंड एक्वायर किया, तो 3 महीनों के अंदर अंदर आप पटवारी को रिपोर्ट करेंगे कि ये जमीन मैंने खरीद ली है। ठीक है। क्या है कि अगर मैं किसी बंदे के साथ कोई प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहा हूँ, उससे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड में तो वही बंदा मालिक है। तो अब वहां पे उसे रिप्लेस करने के लिए जब मैंने जमीन खरीद ली है, तो मैं फिर उनके नोटिस में लाऊंगा उस खरीदने के 3 महीने के अंदर अंदर के कि ये प्रॉपर्टी अब मैंने खरीद ली है, तो इस बंदे की जगह अब मेरा नाम एज ए ओनर जो है वो आप ऐड करें। तो जब आप उसे रिपोर्ट करेंगे तो वो पटवारी क्या करेगा कि उसके पास एक रजिस्टर होता है, रोज नामचा वाकयाती। ठीक है। उसमें वो जो है वो इसको अ, दर्ज करेगा। ठीक है। जब उसमें वो दर्ज करेगा फिर वो एक कॉपी बगैर किसी फीस के मुतलका यूनियन काउंसिल, जिस यूनियन काउंसिल का वो बंदा है जिसने वो खरीदी है, और एक कॉपी जो है उस शख्स को देगा जिसने जमीन ली है। तो इन दो जगह पे वो बगैर किसी फीस के एक एक कॉपी भेजेगा। उसके बाद सब क्लॉज 3 में वो कहता है कि अगर कोई जिसने वो प्रॉपर्टी हासिल किया वो कोई माइनर है, कोई छोटा बच्चा है, या किसी भी वजह से वो बंदा उसको रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो बंदा बच्चा है, या कोई जो है वो मेंटली वो स्टेबल नहीं है, या वो बंदा आउट ऑफ कंट्री है, या किसी भी और वजह से वो बंदा रिपोर्ट नहीं कर सकता, जाके बता नहीं सकता विद इन 3 मंथ, तो क्या होगा कि उसका जो गार्डियन है, उसका वालिद हो गया, माँ हो गई, कोई गार्डियन जो है वो जाके, या उस जमीन से रिलेटेड जो बंदा है वो जाके रिपोर्ट करेगा जी कि ये जमीन अब इस बंदे से इस बंदे के पास ट्रांसफर हो चुकी है। आगे सेक्शन 42 का जो है वो सब क्लास हमारे पास आ गया 4। सब क्लास 4 में वो कहता है कि पटवारी वो जो रिपोर्ट दर्ज करेगा वो दो जगह पे करेगा, एक रोजनामचे में और दूसरा इंतकालात के रजिस्टर में, म्यूटेशन के रजिस्टर में। ठीक है। कि रोजनामचे में वो दर्ज करेगा जी कि आज ये फलां बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे से उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर हो गई है। ठीक है। अब एक तो रोजनामचे में दर्ज होगा, दूसरा इंतकालात में, वो जो ट्रांसफर का रजिस्टर होता है, म्यूटेशन का रजिस्टर होता है, उसमें भी वो दर्ज करेगा। अगर वो उसे कोई बंदा रिपोर्ट नहीं करता, जिसने बेची है या जिसने खरीदी है, या कोई भी उस प्रॉपर्टी से रेलिवेंट बंदा उसे रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन पटवारी को पता चल जाता है कि जी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है इस बंदे से इस बंदे का नाम, तो वो खुद ब खुद पता चलने पर उसको इंदराज जो है वो कर लेगा। अब सब सब सेक्शन 4 में ही वो कहता है कि जब वो पटवारी, अगर तो कोई बंदा जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है वो आगे बताता है तो फिर तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको सिर्फ पता चलता है और वो उसको जो है वो ट्रांसफर कर देता है, तो इस सूरत में वो सब सेक्शन 4 में कहते हैं कि वो फिर उसको डिस्प्ले करेगा जी ये जो है मुझे पता चला है, और ये मैं इंतकाल इस बंदे से इस बंदे के नाम पे मैंने कर दिया है। ठीक है। आगे सब सेक्शन 5 में कहता है कि अगर पटवारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता या उसको डिस्प्ले नहीं करता, तो फिर क्या होगा कि आप जो रेवेन्यू अफसर है उसको, या जो यूनियन काउंसिल का नाज़िम है, आप उसको जो है वो शिकायत कर सकते हैं कि पटवारी ने हमारा जो है वो रिपोर्ट दर्ज नहीं की, या उसने उसको डिस्प्ले नहीं किया।
और आगे सब सेक्शन 6 में वो कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो वक्तन फवक्तन रजिस्टर को चेक करेगा और जो भी जरूरी आर्डर होंगे वो पास करेगा। ठीक है, कि मसलन अगर कोई ट्रांसफर, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उसको ट्रांसफर करेगा और चेक करेगा कि हाँ ये ठीक ट्रांसफर हुआ है या नहीं ठीक ट्रांसफर हुआ है, तमाम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, अगर पूरे थे तो फिर भी वो कोई ऑर्डर करेगा कि ठीक है ये क्लियर है, अगर नहीं पूरे तो फिर वो जो है उस हिसाब से ऑर्डर करेगा। आगे सब सेक्शन 7 में वो कहता है कि एक्सेप्ट इनहेरिटेंस, रजिस्ट्री और डिग्री ऑफ कोर्ट, कि इन तीनों के अलावा अगर वो विरासत से जमीन किसी बंदे को मिल रही है या रजिस्ट्री के थ्रू या अदालत के ऑर्डर की वजह से उस बंदे को ये जमीन मिल रही है, तो इन तीनों चीजों को छोड़ के इसके अलावा अगर किसी तरह से किसी बंदे को कोई जमीन मिल रही है तो क्या करेगा रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो बेचने वाले और खरीदने वाले की मौजूदगी में वो दो बंदों की गवाही लेगा, जो इसमें कहा गया प्रेफरेबली नंबरदार हो तो बेहतर है। ठीक है, नहीं तो कोई और बंदे भी हो सकते हैं। एंड एनी मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल, ये यूनियन काउंसिल का कोई और मेंबर हो तो वो सेलर, बायर और दो गवाहों की मौजूदगी में वो उनके थंब इम्प्रेशन लेगा और म्यूटेशन रजिस्टर में अपडेट कर देगा जी हाँ जी ये प्रॉपर्टी इस बंदे से उस बंदे के नाम ट्रांसफर कर दी गई है। इंक्वायरी शैल बी मेड इन कॉमन असेंबली। सब सेक्शन 8 में वो कहता है कि ये जो काम होगा म्यूटेशन का, कि ये जो दो बंदे हैं और उनकी जो है वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो ये सारा काम जो होगा वो पब्लिक पब्लिक असेंबली में होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अच्छा, आगे वो सब सेक्शन 9 में कहता है कि इस सारे प्रोसीजर को जो ऊपर हमने पढ़ा इसके अंदर अगर वो 3 माह के अंदर अंदर इसको जो है वो रजिस्टर नहीं करता, सब सेक्शन 1 जिसमें को बंदा खुद आके बताता है, या सब सेक्शन 2 जिसमें कोई बच्चा है और उसका गार्डियन आकर रिपोर्ट करता है, सब सेक्शन 3 या पटवारी को खुद पता चलता है तो वो उसका इंदराज करता है। तो इन सारे सेक्शंस के जो सब सेक्शन हमने ऊपर जिनकी बात की, अगर इनमें वो जो है वो इंतकाल को दर्ज नहीं करता तो वो क्या करेगा कि इंतकाल दर्ज ना करने की वजह जो है वो कलेक्टर को बताएगा। आगे हमारे पास सब सेक्शन 10 है, उसमें वो कहता है कि इंतकाल के अंदराज के बाद जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो जो ऑर्डर सेल करने वाली और मुतलका यूनियन काउंसिल को भेजेगा कि जो बंदा जिसने सेल किया है और जो उसकी मुतलका यूनियन काउंसिल है वहां पे जो है वो इस ऑर्डर को भेजेगा। आगे सब सेक्शन सेक्शन 42A में वो कहता है कि रिपोर्ट दी एक्विजिशन ऑफ राइट, कि जिस शख्स ने किसी भी तरीके से जमीन हासिल किया वो 3 माह के अंदर अंदर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आरजी लिखा हुआ है, अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रिपोर्ट करेगा। जैसे हमने पीछे बताया था कि अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है, तो अब वो जो है वो उस इंतकाल की जो रिपोर्ट है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर 3 महीनों के अंदर अंदर करेगा, ना कि पटवारी को। अगर बच्चा है तो वो उसके गार्डियन करेंगे। आगे सेक्शन 43, मेकिंग ऑफ द पार्ट ऑफ पीरियोडिकल रिकॉर्ड विच रिलेट्स टू अदर पर्सन्स। अब अगर जो उसने जमीन हासिल की है वो इन तीनों के अलावा रजिस्ट्री, कोर्ट डिग्री या इनहेरिटेंस, इन तीनों के अलावा अगर किसी तरीके से उसने हासिल किया, जैसे कि मॉर्गेज या गिफ्ट या इनहेरिटेंस के जरिए उसने हासिल किया, तो फिर वो क्या करेगा कि अगर तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो सेलर है और बायर है वो सब इस पे जो है उनकी कंसेंट है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा और म्यूटेशन रजिस्टर में लिख देगा। लेकिन अगर डिस्प्यूट है किसी बात पे, किसी बात पे झगड़ा है, एक बंदा कहता है जी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है, या कोई और डिस्प्यूट इस सारे मामले में राइज होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा या जो रेलिवेंट बंदा होगा जो इससे डील कर रहा होगा, वो entered in mutation register and dealt with manner subsection 6 to 11, तो वो सेक्शन 6
से 11 तक जो हमने पीछे पढ़ा था उसके मुताबिक डील करेगा। इफ एक्वायर अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 42A। ठीक है, 42A में हमने बताया था कि रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स की जो रिपोर्ट है उसकी हमने बात की थी। आगे वो कहता है कि पटवारी शैल रिकॉर्ड एंड सेंड टू राजी रिकॉर्ड सेंटर, कि वो पटवारी जो है उसको रिकॉर्ड करेगा और राजी रिकॉर्ड सेंटर में भेज देगा, और राजी रिकॉर्ड सेंटर जो है इसको कंप्यूटराइज कर देगा। अब मामला है जो सेक्शन 44 में जो डिस्प्यूट है उसकी डिटर्मिनेशन कैसे होगी। अब अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो उसकी जो डिटर्मिनेशन है वो किस तरह होगी। तो इसमें कहता है कि ड्यूरिंग मेकिंग रिवीजन या प्रिपरेशन के दौरान के कोई म्यूटेशन हो रही है, कोई इंतकाल हो रहा है उसके दरमियान, या उसकी रिवीजन हो रही है या उसको तैयार किया जा रहा है, इनमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो रेवेन्यू क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा कि वो अपनी तरफ से ऑन हिज ओन मोशन, या कोई पार्टी इंटरेस्टेड जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व है उस डिस्प्यूट में, उनकी एप्लीकेशन पे, उनकी दरख्वास्त पे वो क्या करेगा, डिटरमाइन एंट्री ऑफ दैट मैटर एंड रिकॉर्ड रीजंस, कि उस मामले को जो है वो देखेगा और उस पर फैसला करेगा। अगर वो जो है वो सेटिस्फाई नहीं है या वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा बंदा राइट पे है और किसका ये राइट नहीं बनता, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा। अब आगे दो कंडीशन दी गई हैं इस सूरत में, अगर उसे समझ नहीं आ रही, तो अगर उसे समझ नहीं आ रही, अगर तो वो इफ नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर हिमसेल्फ हर्ड पार्टीज, अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 होगा। ठीक है, अगर तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 है तो फिर वो क्या करेगा कि वो खुद इस मामले को सुनेगा और इस पे जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन देगा और उस पे फैसला कर देगा। और अगर जो है वो उससे छोटे रैंक का है, मसलन अगर असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 से वो छोटे रैंक का ऑफिसर है, तो वो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को वो मामला रेफर कर देगा और फिर वो वही प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेगा कि पार्टीज को सुनेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा और उस पर फैसला देगा और उसको म्यूटेशन रजिस्टर में जो है वो लिख देगा। अच्छा, आगे सेक्शन 45 है, इसमें उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि एंट्रीज में आप जो है वो चेंजिंग नहीं कर सकते, कि अगर कोई जो है वो चीज, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर मामला अनडिस्प्यूटेड है तो वो पटवारी जो है वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो अगर मामला जो है वो डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है, वहां पे अगर एक एंट्री कर दी गई है तो उसको बार बार चेंज नहीं किया जाएगा। किन सूरतों में चेंज किया जाएगा वो आगे उन्होंने 3 सूरतें बता दी हैं, कि अगर फैक्ट जो हैं वो पार्टीज ने एडमिट कर लिए हैं कि दोनों पार्टीज एग्रीड है, हाँ जी ये बात इस तरह है, ये राइट इसका है या ये राइट मेरा है, दोनों पार्टी उस पे जो है वो मुत्तफिक हैं, तो फिर उसमें चेंजिंग की जा सकती है। या दूसरा, किसी कोर्ट की डिग्री पे जो है वो उसको चेंज किया जा सकता है, अदालत किसी ने कोई फैसला किसी के हक में दे दिया तो फिर उस सूरत में उसको चेंज किया जा सकता है। आगे तीसरा जो है, कोई नया मैप बनाना अगर जरूरी हो तो उस सूरत में जो है वो इसे चेंज किया जा सकता है। इन 3-4 चीजों के अलावा आप जो है वो पीरियाडिकल रिकॉर्ड या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 46, म्यूटेशन फीस। इंतकाल की जो फीस है वो कितनी होगी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल फिक्स फी ऑफ म्यूटेशन और एंट्री एंड कॉपीज ऑफ सच एंट्री, के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिसाइड करेगा कि इसकी फीस कितनी होगी और इसकी एंट्रीज और कॉपीज की, इन सब की जो फीस है वो कितनी होगी। जो म्यूटेशन फीस है वो स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। फी पेएबल बाय पर्सन इन हुज फेवर एंट्रीज आर बीइंग मेड, कि जो बंदा खरीद रहा है ये फी वो बंदा पे करेगा। ठीक है, एंट्रीज जिस बंदे के हक में हो रही हैं वो बंदा उसकी फी पे करेगा। अब आगे जो है वो
आपको मैंने पहले ही बताया कि राजी रिकॉर्ड सेंटर आ गए हैं। तो जो पंजाब में जो है वो अथॉरिटी शैल फिक्स, जो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है वो फिक्स करेगी कंप्यूटराइज म्यूटेशन के रिकॉर्ड की फीस, और जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं उनकी फीस जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी डिसाइड करेगी। आगे सेक्शन है 47, ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। कि कोई भी बंदा है whose rights, interests, and liabilities are required shall bound on the requisition of revenue officer or पटवारी to furnish or produce। कि कोई बंदा है उसका कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, वो रिकॉर्ड ऑफ राइट पेयर किया जा रहा है, तो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी जो है उस बंदे से कह सकता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट उसे चाहिए पटवारी को, या कोई राइट्स या इंटरेस्ट से रिलेटेड उसके पास कोई एविडेंस है। तो जो भी चीज़ वो डिमांड करेगा, इंफॉर्मेशन उस बंदे से मांगेगा, वो बंदा बाउंड है उस रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी को वो चीज़ प्रोड्यूस करने के। इफ प्रोड्यूस और फर्निश रेवेन्यू ऑफिसर शैल गिव रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। के अगर उस बंदे से कोई चीज पटवारी ने या रेवेन्यू ऑफिसर ने तलब की, उसने ला के वो चीज दी, तो वो ऐसे ही जो है वो जबानी कलामी बात नहीं होगी, रेवेन्यू ऑफिसर जो है उस चीज की एक्नॉलेजमेंट के एक रिटर्न फॉर्म में उसे देगा कि हाँ जी इसने ये डॉक्यूमेंट मुझे ला के दिया है, एज लाइक रिसिप्ट जैसे हमें मिलती है, उसी तरह वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक्नॉलेजमेंट की जो एक स्लिप है वो उस बंदे को देगा। सेक्शन 48 है पेनल्टी। इफ ए पर्सन हु हैव परचेज्ड प्रॉपर्टी एंड डज नॉट फर्निश इंफॉर्मेशन विद इन 3 months शैल बी लायबल टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 500। कि एक बंदा जिसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो 3 महीनों के अंदर अंदर उसको जो है वो रिपोर्ट नहीं करता, तो वो लाइबल है कि उस पर पेनल्टी पड़े, उसे फाइन हो कितने का, जो 500 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 500 रुपये तक जो है उसे फाइन हो सकता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है राइट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रियम्पशंस विद रिस्पेक्ट देयर टू एंड टू अदर मैटर्स। इसमें हम ये बात करेंगे कि गवर्नमेंट किन किन सूरतों में जो है वो किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ले सकती है। सेक्शन 49 है राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स। के तमाम माइंस और मिनरल्स जो हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कंसीडर किए जाएंगे। कोई लॉ, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोर्ट रूलिंग जो है वो इसको ओवरराइड नहीं कर सकती। ये सोलली जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएगी। इसमें अगर उस प्रॉपर्टी से किसी बंदे की कोई ज़मीन है, वहाँ से अगर न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस या इस तरह की जो और चीज़ें निकलती हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की मलकियत होंगी। और अगर वहाँ से मिनरल्स, बाकी मिनरल्स जो हैं वो निकलते हैं तो वो पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 50 है preemption as to ownership of forests, quarries and wasteland. Forest means जंगलात, quarries means खाने and wasteland। इन सूरतों में क्या है कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कंप्लीटेड बिफोर नवंबर 1871, अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इससे पहले या इस तारीख को बनाया, तो और उसमें जो है वो ओनरशिप उस जंगल की या उस कान की, उस वेस्टलैंड की मेंशन नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो 17 जनवरी 1879 को जो है वो कंप्लीट किया गया है और उसमें ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की नहीं बताई गई, उसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, तो ये ही समझा जाएगा कि ये किसी लैंड ओनर की ये मलकियत है। तो इस सेक्शन को दोबारा समझे कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है नवंबर 18 1871 को कंप्लीट किया गया है और उसमें किसी बंदे की ओनरशिप मेंशन नहीं की गई कि ये फलां बंदे की मलकियत में ये जंगल है या ये जो वेस्टलैंड है ये उस बंदे की मलकियत है, अगर उसमें ये नहीं मेंशन किया गया तो यही समझा जाएगा कि ये
गवर्नमेंट की मलकियत है। और अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट जनवरी 17 1879 को जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो और उसमें जो है वो गवर्नमेंट की ओनरशिप स्पेसिफाई नहीं की गई, तो यही समझा जाएगा कि ये लैंड ओनर की जो है ये प्रॉपर्टी है। दिस प्रिजम्पशन कैन बी rebutted by showing that such land was considered in land revenue assessment, कि अगर इन दोनों केसेस में जिनकी हमने बात की है, अगर इनको रिबटल करना हो, ये बताना हो कि नहीं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, या किसी बंदे ने ये साबित करना हो कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो किस तरह से उसको साबित करेगा? वो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के जरिए बताएगा। ही देखे इस जमीन की पहले असेसमेंट हुई थी, तो असेसमेंट इसी सूरत में होगी अगर वो किसी प्राइवेट बंदे की ओनरशिप में थी, तो उसे अपनी फिर असेसमेंट के थ्रू ये साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। नेक्स्ट सेक्शन 51, कंपनसेशन फॉर infringement of rights of third parties in exercise of a right of government, के फॉर एग्जांपल सेक्शन 49 में जैसे हमने ऊपर पढ़ा, राइट ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स, और दूसरा जो प्रीएम्पशन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट एंड क्यूरीज एंड वेस्टलैंड, इन सूरतों में ये किसी बंदे की जमीन से ही ये चीजें निकलेंगी, तो जब इस बंदे की जमीन से ये चीजें निकलेंगी, अब ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट उस जमीन को तो जब्त कर ले लेकिन उस बंदे को कुछ भी ना दे, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो भी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट उस बंदे से लेगी, जिसमें से वो माइंस और मिनरल्स और इस तरह के कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकले हैं, तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी, उस चीज के उसको पैसे देगी उसकी जमीन के। और वो किस तरह से ये डिटरमिन किया जाएगा कि उसको कितने पैसे देने हैं? तो ये अमाउंट जो है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के जरिए जो है वो इसको असेस किया जाएगा। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रियम्पशन इन फेवर ऑफ एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स। जो भी एंट्री जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में की जाएगी या पीरियोडिकल रिकॉर्ड में की जाएगी, और presumed टू बी करेक्ट, कि उन्हें ही ठीक समझा जाएगा अनलेस प्रूवन अदरवाइज आर लॉफुली अमेंडेड, तब तक उन्हें ठीक समझा जाएगा अगर उन्हें या तो गलत साबित न कर दिया जाए, या जो है वो लॉफुली उसे अमेंड ना कर दिया जाए। नहीं तो इन दो सूरतों के अलावा जो कुछ पीरियोडिकल राइट में या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में लिख दिया गया है, वो ही सही माना जाएगा। सेक्शन 53 है सूट्स फॉर डिक्लेरेटरी डिग्रीज बाय पर्सन एग्रीव्ड बाय एन एंट्री इन द रिकॉर्ड इन ए रिकॉर्ड। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा अग्रीव्ड है, किसी बंदे को ये लगता है जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं उनमें कोई मसला है, कोई एंट्री ठीक नहीं हुई, और उससे उस बंदे का कोई जो है वो राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि वो एक डिक्लेरेटरी सूट, एक डिक्लेरेटरी जो केस है वो दायर कर सकता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। सेक्शन 54 में है जी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकल रिकॉर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ स्टेट। इसमें वो कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू may direct the preparation of a single record of right for a group of neighboring state instead of individual right। मीन्स के जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो डायरेक्ट कर सकता है जो कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको वो डायरेक्ट कर सकता है कि किसी भी स्टेट का साथ जो नेबरिंग स्टेट हैं अगर वो भी उसी तरह की हैं, तो उनका एक सिंगल रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट है, उसके साथ जो दूसरी नेबरिंग स्टेट है वो भी बिल्कुल उसी तरह की है, उसी स्ट्रक्चर पे है, सब कुछ उनका सेम है, तो बजाय इसके कि उनका अलहदा अलहदा रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है वो बनाया जाए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह सकता है कि इनका एक सिंगल ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है जी सेक्शन 54A, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। The Board of Revenue has the authority to issue notification requiring landowners or specific classes of landowners to furnish detail regarding their land ownership।
कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी लैंड ओनर या किसी भी क्लास ऑफ लैंड ओनर से कह सकती है कि वो जो है अपनी ओनरशिप से रिलेटेड जो उनके पास डिटेल है वो पेश करे। तो ये उनके पास अथॉरिटी है। अगर वो बंदा वो इंफॉर्मेशन जो उससे मांगी गई है वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो नहीं लेके आता, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है या उसे फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। आगे हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है, सेक्शन 55, पावर्स टू मेक रूल्स रिस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मैटर्स। रूल्स बनाने की जो पावर है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, और वो रूल्स बना सकते हैं किस चीज़ के रिलेटेड, कि जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा वो किस लैंग्वेज में बनाया जाएगा। मतलब वो पंजाबी में, सिंधी में या बलोची में, किस जबान में बनाया बनाया जाएगा। नॉर्मली ये उर्दू में बनाया जाता है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है कि वो लैंग्वेज भी सेट कर सकती है कि ये किस लैंग्वेज में बनाया जाएगा। दूसरा, फॉर्म्स इन विच दे आर टू बी प्रिपेयर्ड, साइंड एंड अटेस्टेड, कि जो फॉर्म्स होंगे वो किस तरह से बनाए जाएंगे, उनको साइन किस तरह से किया जाएगा और अटेस्ट किस तरह से किया जाएगा। ये भी जो है इसके रिलेटेड भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बना सकता है। थर्डली, वो इंक्वायरी किस तरह से कंडक्ट की जाएगी रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरफ से, वो भी बताया जाएगा। लैंड का जो है वो किसी ज़मीन का सर्वे किस तरह किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो जनरल गाइडलाइन जो विलेज ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनके लिए जनरल गाइडेंस भी दे सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये था जी आज का लेक्चर। तो आगे हम जो है वो चैप्टर 7 की तरफ जाएंगे, जो असेसमेंट से रिलेटेड है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।